अब बात करते हैं वुमेन हेल्थ की। सो वुमेन हैव यूनिक हेल्थ इश्यूज। उनके हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो यूनिक हैं, वो डिफरेंट है, वो मेल जैसे नहीं है, वो नॉर्मल तरीके से नहीं है। वुमेन हैव कंप्लीटली डिफरेंट एंड यूनिक इश्यूज। और ये इसलिए है कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, हम प्री मेनोपॉजल स्टेट की बात कर रहे हैं, हम मेनोपॉज की बात कर रहे हैं, हम पोस्ट मेनोपॉज की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे कंडीशंस सिर्फ वुमेन में है, पुरुष में ये कोई भी कंडीशन नहीं। पुरुष में ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं। तो इसलिए चीजें डिफरेंट होंगी और पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट या पोषण यदि संतुलित होने की बात की जाए उसकी बात करें तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। एंड दैट इज व्हाई वुमेन मस्ट रेगुलरली स्क्रीन थिंग्स लाइक बोन डेंसिटी, उनको चेक कराना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराना चाहिए, मेमोग्राफी जिसको कहते हैं, ताकि ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज को प्रिवेंट किया जा सके या टाइम पे पता चल सके। पैप स्मीयर कराना चाहिए। सर्विकल कैंसर के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो कराना चाहिए। तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो वुमेन को हर साल करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका शरीर डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। देयर आर मेनी थ्रेट्स फॉर वुमेन हेल्थ एंड ये लोग ज्यादा प्रोन हैं कुछ डिजीज के, और वो डिजीज कुछ भी हो सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट कपल ऑफ डिजीज। जैसे सबसे पहला डिजीज तो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। हार्मोनल हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से हो सकता है, हेरेडिटिकल हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। तो इसलिए स्क्रीनिंग उसका ब्रेस्ट का, मेमोग्राफी करना उसका, एमआरआई करना, तो ये सब चीजें जरूरी है। प्रिकॉशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इससे और आपके हेल्दी वेट मैनेज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, फैमिली हिस्ट्री में है तो एक्स्ट्रा सतर्क रहना, जब बहुत ज्यादा सचेत रहना और उसका ध्यान रखना। दूसरी जो चीज है वो बोन के बारे में, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डी का डेंसिटी कम हो जाता है, हड्डी खोखला हो जाता है, हड्डी ब्रिटल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ये डिजीज महिलाओं के पास ज्यादा होती है। इसको ऑस्टियोपोरोसिस को बोन डिजीज आप कह सकते हैं, जो बॉडी में बोन जो है अपना घनत्व कम करता चला जाता है, बॉडी का जो मांस है, हड्डी का जो, बोन का जो मांस है वो कम होता चला जाता है। बॉडी जो है बहुत कम हड्डी बनाता है और ये बोन जो है कमजोर होता जाता है, ब्रिटल होता जाता है और तकलीफ करता है। एजिंग एक रीजन हो सकता है, एजिंग से ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आप बढ़ते हैं, एक बात हो गई। बट एजिंग के अलावा भी बहुत सारे दूसरे कारण हैं, जैसे कैल्शियम का डिफिशियंसी, कैल्शियम की कमी, हार्मोन का इम्बैलेंस। वुमेन में ये दोनों बातें होती है, कैल्शियम की भी कमी होती है और हार्मोन का भी इम्बैलेंस होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म ये एक बड़ा कारण है। थायराइड में यदि आप हाइपरथायराइड हो जाते हैं, और महिलाओं में आप यदि चेक करेंगे तो 10 महिलाओं को चेक किया जाए तो आपको ताजुब होगा कि कम से कम एक महिला को जरूर जो है थायराइड डिसऑर्डर मिलेगा। T3, T4, TSH जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, उसमें गड़बड़ी मिलेगी 10%। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ऑल दैट नीड्स टू बी चेक्ड रेगुलरली। दूसरी चीज है विटामिन डी की डिफिशियंसी। सफिशियंसी, डिफिशियंसी और एकदम पैथेटिक हो जाना, इस लेवल पे महिलाओं का आपको चीज मिलेगा। बॉडी फ्रेम का साइज, ये सारा कुछ महिलाओं में अलग अलग होगा। सो ईट वेल, बढ़िया खाएं, ईट राइट, ठीक से खाएं, टेक रिक्वायर्ड जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उसको लें, जरूरत पड़े तो सप्लीमेंट लें, और सप्लीमेंट पे डिपेंड करें, क्योंकि आप जो दिन भर खाना खा रहे हैं या जो नाश्ता, लंच और डिनर ले रहे हैं, उसमें शायद वो तत्व उस मात्रा में नहीं मिल रहे हैं जो आपको लेना चाहिए था। और चेकअप साल में एक बार जरूर कराएं, इसकी बात करें। एक और चीज है महिलाओं के साथ क्वाइट कॉमन, और उसका नाम है फैटी लिवर। हम लोग आजकल बहुत ज्यादा एक्सेस कैलोरी खाते रहते हैं। एक्सेस कैलोरी हमारे बॉडी के अंदर जाता रहता है और वो फैट को बिल्ड करता है, एंड वो बिल्टअप जो है लीवर में जमा होता है। और जब लीवर उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, ब्रेकडाउन फैट्स जब नॉर्मली जैसा इसको होना चाहिए था वैसा नहीं होता है, तो वो बहुत सारा फैट जो है एक्यूमुलेट होने लगता है, और इसी को फैटी लीवर का अगला रूप वो बन जाता है।
और यदि आपको ओबेसिटी है, डायबिटीज है या हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल आपके साथ चल रहा है, तो आपके पास ज्यादा संभावना है फैटी लिवर डेवलप करने का। आपका यदि फैटी महिला है, आपका डायबिटीज है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या फिर बहुत सारा आपका जो फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो इस बात की पूरी संभावना बनती है कि आपका फैटी लिवर बनेगा। और इसी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी कह रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आजकल हो चुका है। एक और चीज निकल के आती है जिसको पीसीओएस या पीसीओडी जैसी चीजें कहते हैं। पीसीओएस इन द सेंस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी चीजें भी इसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, और इनका जो फैक्टर्स यदि बात करें तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और पीसीओएस से ही मामला कनेक्टेड है। हार्ट डिजीज की बात करें वुमेन के लिए, तो ये मोस्ट कॉमन ह्यूमन बीमारी है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका हो या चाइना हो, जापान हो या रशिया हो या इंडिया हो, हार्ट डिजीज इज द मोस्ट कॉमन डिजीज एवरीवेयर। लेकिन जब महिलाओं की बात करें तो दे आर मोर वल्नरेबल अबाउट इट, उनको ज्यादा खतरा है। कॉज कुछ भी हो सकता है। प्लाक बिल्टअप हो सकता है, आपकी धमनियों में, आर्टरीज में प्लाक जम गया, थक्के जमने लगे। डायबिटीज हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, आपका मोटापा हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म जैसा मैंने बोला, थायराइड हाइपर होना हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकता है। लेकिन पुरुषों के बनिस्पत महिलाओं में इसकी संभावना ज्यादा है, इसीलिए महिलाओं को इसका ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है। लाइफस्टाइल चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। लाइफस्टाइल को यदि आप चेंज करें, कोलेस्ट्रॉल को यदि कंट्रोल में करें, और अपने स्ट्रेस को और डाइट को कंट्रोल में रखें। अब ये डेटा आपके सामने मैं रखता हूं, जो डेटा ये कहता है कि 1 in 8 वुमेन एक्सपीरियंस डिप्रेशन। यदि आप 8 महिलाओं को लें तो उसमें से एक महिला ऐसी जरूर होगी जो डिप्रेशन एक्सपीरियंस करती होगी कभी ना कभी इन देयर लाइफ टाइम। और ये रेट डबल है मेन से, पुरुष की संख्या डबल है। सो 16 में से एक पुरुष जो है स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है, वेरेज 8 में से एक महिला एक्सपीरियंस कर रही होती है स्ट्रेस। तो पीपल फील सैड, ये कॉमन बात है, नॉर्मल बात है। समटाइम वी फील लो, ये भी नॉर्मल बात है। दिस इज न्यूट्रल, नेचुरल, हर जगह मिलेगा। लेकिन महिलाओं में ये चीज ज्यादा मिल सकती है। अगेन, इसका लेना देना आपके हार्मोनल चेंजेस से है, आपके मूड स्विंग से है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से है, आपका न्यूट्रिशन से है, आपके पोषण से है, आपके शरीर में वो जो चीजें संग्रहित नहीं हुई हैं उनसे भी है, बहुत सारी चीजों से। एंड देन इट कैन अफेक्ट दोज पर्सन अराउंड देम, क्योंकि वो बहुत सारी लोगों से कनेक्ट रहते हैं। एंड डिप्रेशन इज नाउ कॉमनली फाउंड, हर जगह मिलता है, हर एज ग्रुप में मिलता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उम्र हो जाएगा तो ही डिप्रेशन होगा। 20 साल के हैं तो भी डिप्रेशन हो सकता है, 18 साल के हैं तो भी हो सकता है 80 साल के हो तो भी नो डिप्रेशन। तो ये अपने तरीके से देखने वाली चीज है। अब डिप्रेशन बहुत सारे कारणों से हो सकता है। इसका एक कारण जेनेटिक भी हो सकता है कि पता चला कि भाई फैमिली में यही चलता आ रहा है, डिप्रेशन के तरीके से ही है, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। ट्रॉमेटिक भी हो सकता है कि किसी को कोई ऐसा सदमा लगा, कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से एक डिप्रेशन चला आ रहा है। बट फॉर वुमेन इट कैन बी ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, दैट्स व्हाट इज द पॉइंट। वुमेन में ज्यादा क्यों है? पुरुषों में 16 में से एक और महिलाओं में 8 में से एक। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका जो कारण है वो कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, और दूसरा जो बड़ा कारण है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, और तीसरा जो कारण है वो फिजिकल हेल्थ इश्यूज। किसी न किसी रीजन से फिजिकल हेल्थ इश्यूज रहते हैं और वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हमारा तो दवा का जरूरत नहीं है, उसके दवा की जरूरत है, उसके इलाज की जरूरत है, उसके सेवा की जरूरत है, अपना ध्यान नहीं देते। फिजिकल एक्टिविटी भी बाय डिफॉल्ट कम हो जाता है क्योंकि हम सेवा सत्कार में बिजी रहते हैं, घर चलाने में बिजी रहते हैं, किचन में बिजी रहते हैं और अपने बाकी चीजों में बिजी रहते हैं। तो हम वो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं उतना जितना होना चाहिए था। पहले के महिलाओं में ऐसा होता था कि घर का काम और बाकी चीजें, जो पहले के, हम यदि 20 साल पहले की बात करें, रूरल इंडिया की बात करें, तो वहां पे बहुत सारा काम होता था, बहुत सारा काम करते थे। तो उसमें क्या होता था, फिजिकल एक्टिव रहते थे, तो बीमारियां भी कम होती थी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी कम होते थे, प्रॉब्लम्स भी कम होती थी। लेकिन अभी शहरी संस्कृति आ गई, गाँव में भी जाएंगे तो शहरी संस्कृति आ गई,
तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया और वो बात हो गई। और वो बात फिर ओबेसिटी के तौर पे आई। आप जहां पे दो तस्वीर देख रहे हैं, तो ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट, हम कभी कभी क्या करते हैं कि ओबेसिटी पे ही नजर रखते हैं और ओवरवेट पे ध्यान नहीं देते। ओवरवेट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट ओबेसिटी, बिकॉज अब कल सिग्नल येलो हो चुका है, अब लाल होने वाला है, कल तो आप ओबेस हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आपकी बीएमआई 25 से ज्यादा हो गई है तो खतरे का घंटी बज गया है। आप 30 से ज्यादा होने का, ओबेस होने का इंतजार ना करें। 25 से ज्यादा हुआ है, खींच के इसको 25 के नीचे लाए, क्योंकि आप ओवरवेट हो गए हैं। 25 से 30 के बीच को हम ओवरवेट कहते हैं और 30 से ऊपर को ओबेस कहते हैं। तो वुमेन की यदि आप बात करें तो आप 10 वुमेन का चेक कर लें, उसमें से 7 वुमेन, 8 वुमेन, 6 वुमेन ओवरवेट होंगे ही होंगे, और उसके बाद जाके फिर ओबेसिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये ओवरवेट जो एंगल है, इसको चेक किया जा सकता है। मैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात कर रहा था, पीसीओडी या पीसीओएस जैसी चीजों की। इन दोनों चीजों की बात करें तो वुमेन की ओबेसिटी से इसका दूर दूर लंबा चौड़ा कनेक्शन है। ओबेसिटी इन वुमेन कैन बी कॉज्ड बाय पीसीओएस। पीसीओएस है तो ओबेसिटी की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज आपका पूरा हार्मोनल चेंज हो रहा है। एक ओबेस वुमेन की बात करें तो उनकी रिस्क बढ़ जाती है। किस बात की रिस्क? डायबिटीज होने की रिस्क, हार्ट डिजीज होने की रिस्क। ओबेसिटी हर तरह का रिस्क बढ़ा देता है। और ओबेसिटी जेनेटिक हो सकता है, इनएक्टिविटी हो सकता है आपका, जैसा मैं बात कर रहा था कि एक्टिविटी कम होती है, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। डाइट हो सकता है, सर्टेन मेडिकेशंस हो सकता है। महिलाएं बहुत सारे मेडिकेशंस लेती रहती हैं, बहुत सारा मेडिकेशन चलता रहता है। और यदि वो मेडिकेशन की बात करें तो सर्टेन मेडिकेशंस ऐसे हैं जो वुमेन को इस तरीके के प्रॉब्लम्स में डालते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ ले जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म घटना शुरू होता है, मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है। और यदि आपका डाइट और आपका एक्सरसाइज वही है जो आपका 25 साल में था, वही है जो 20 साल में था, वही है जो 35 साल में था, और आप हो गए अभी 45 के और 60 के, तो बॉडी इज लाइकली टू गेन वेट। फिर से मैं समझाता हूं, आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म घटती जाएगी। और यदि आपका डाइट और आपका एक्सरसाइज वही है जो 20 साल का था, 30 साल पे थे, 35 साल पे थे, आपने उसमें कोई बदलाव नहीं लाया है, तो आपको धीरे 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 ओबेसिटी की तरफ बढ़ने का शुभ अवसर, बढ़िया मौका मिलेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और धीरे 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 आप खुद ही एक्सेप्ट करने लग जाएंगे कि ये वजन इतना ही है, अब क्या करें, अब तो वजन बढ़ गया, अब तो बॉडी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया। डोंट एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट ही ना करें। आप अपने 20 साल वाले फोटो को याद करें, आप 25 साल वाले फोटो को याद करें, और यदि आपने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया और डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की बात करने लगे और एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान देने लग जाएं, तो आपका बॉडी का वेट कोई चेंज नहीं कर सकता, बॉडी का शेप कोई चेंज नहीं कर सकता। दिक्कत सिर्फ ये है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हम अपने तरीकों को बदल देते हैं। और आज मैं उन चीजों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपका न्यूट्रिशन और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पूरा का पूरा जिम्मेदार है और हैबॉक क्रिएट करता है। मैं उसके लिए ही ये सारे स्लाइड पे बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आप वुमेन की बात करें तो प्री मेनोपॉज के टाइम में जाएं या मेनोपॉजल की बात करें या पोस्ट मेनोपॉजल की बात करें, तो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जिस हार्मोन की बात मैंने की थी थोड़ी देर पहले, वो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। एंड वुमेन स्टार्ट गेटिंग टू लूज मसल वेट। उनके मसल कम होते चले जाते हैं, चाहे वो हिप का मसल हो, चाहे वो थाई का मसल हो, चाहे वो यहाँ का मसल हो, वहां का मसल हो, वो कम होता चला जाता है और वेट गेन बढ़ने लगता है। और यहीं पे डिसअप्रोप्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये जो है मसल कम हो रहा है, फैट बढ़ रहा है, ये बात हो रही है। और ये थायराइड डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी, एस्ट्रोजन का प्रॉब्लम, ये सारा चीज मैंने आपको यहाँ पे, एंड्रोजन जो महिलाओं में भी पाया जाता है का इम्बैलेंस भी एक कारण हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंसी डेवलप हो जाती है, जिससे आप डायबिटीज की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा का सारा लिंक यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं। वेट गेन
एक सबका एक कारण हो सकता है। और इसीलिए मैंने जो तस्वीर में महिला दिखाने की कोशिश की है वो एक थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ महिला दिखाने की कोशिश की है। और ये एक टिपिकल महिला है जो 30-35 साल के बाद इस शेप में जाना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। क्योंकि मेटाबॉलिक इश्यूज की ही सारी बातें हैं, मेटाबॉलिज्म घटता जा रहा है और आपका डाइट एक्सरसाइज का तरीका में कोई चेंज नहीं आया। थायराइड इशू, डायबिटीज, ये सारी चीजें इसके साथ क्लब होती जा रही हैं। और इसीलिए जरूरी क्या है, जरूरी है हर साल एक बार चेकअप कराना। कुछ भी हो जाए, हर साल एक बार चेकअप कराना और नजर रखना हर वाइटल्स पे कि कौन कौन से वाइटल्स में कहां कहां पे दिक्कत आई है। और ये मैं आपको बॉडी मास इंडेक्स का चार्ट दिखा रहा हूं, जहां पे 25 से 30 के बीच में आप हैं तो आप समझ लीजिए ओवरवेट हो गए हैं। ये जो ग्रीन कलर की जो महिला है वो परफेक्ट है, फाइन है, सुपर्ब है। उससे जैसे ही 25 से आप आगे बढ़ गए, वो ऑरेंज कलर की महिला वो जो है ओवरवेट हो गई। जो रेड कलर की महिला है वो ओबेस हो गई। और जो जो मरून कलर की पिंकिश महिला है वो एकदम ही ओबेस 2 हो गई, उसके एडवांस लेवल में चली गई। तो आपको क्या करना है, अपने बीएमआई पे नजर रखना है, उस पे नजर गड़ा के रखना है, हर समय चेक करना है। एक वेइंग स्केल आपके घर में होना ही चाहिए। होना तो आपके पास ओमरॉन कराडा मशीन होना चाहिए, लेकिन एक वेइंग स्केल आपके बाथरूम स्केल जिसको कह सकते हैं बाथरूम में होना चाहिए। और आपको उस पे नजर रखना चाहिए अपने वजन पे कि कहाँ जा रहा है, कहाँ पे है। अभी जो भी है उसको ले लीजिए, उसको तय कीजिए कम कैसे करना है। और कम करने की बात करें, आप किसी भी वेलनेस एडवाइजर से संपर्क करें और कम करने के लिए गारंटीड नुस्खा वो बताने की बात करेंगे और आपकी मदद करेंगे। आप अपनी बॉडी को वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में कैसे ला सकते हैं, क्या आपके लिए सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है जो आपको लेने चाहिए आपकी हेल्थ बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो ये वीडियो आपको अगले वीडियो में इस टॉपिक को रखा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।